अमन ऑस्ट्रेलिया में रह करके अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। अभी कुछ ही दिन पहले उसकी एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट हुई थी और डिग्री कंप्लीट करने के बाद वो अपने देश भारत आ रहा था, क्योंकि उसे दिल्ली में एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में उसे जॉब मिला था, उसे अपॉइंटमेंट मिला था और अगले ही दिन उस हॉस्पिटल में उसे जाकर के ज्वाइन करना था। दोस्तों, वो वहां से ऑस्ट्रेलिया से चलता है, फ्लाइट पकड़ता है और जब फ्लाइट में बैठता है तो अपने घर के बारे में सोचने लगता है, अपने देश के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि अब वो 4 साल के बाद, इतने लंबे अंतराल के बाद अपने देश आ रहा था। वो अपने घर के बारे में सोचता है, अपने दादा दादी के बारे में सोचता है, अपने माता पिता के बारे में सोचता है, क्योंकि वो अपने दादा दादी को सबसे ज्यादा प्यार करता था और उसके दादा दादी भी उसे जी जान से ज्यादा प्यार करते थे। वो हमेशा अपने दादा दादी के साथ ही रहता था, दादा दादी के साथ ही पढ़ता लिखता था, खाता पीता था। दादा दादी से उसे बहुत मोह था, बहुत प्यार था और उसके दादा दादी भी उसे बहुत प्यार करते थे। जब वो फ्लाइट में बैठता है तो बहुत खुश होता है कि अब अपने देश जा रहा हूँ, अपने दादा दादी के पास फिर से जा रहा हूँ और वो अपने दादा दादी के बारे में सोचने लगता है। वो सोचने लगता है कि वो दिन थे जब मेरे दादा दादी मेरे पास होते थे, हम लोग एक साथ होते थे, मैं अपने दादी के साथ खेलता था और जब मेरे माता पिता कभी भी मुझे मारने के लिए दौड़ते थे तो मेरी दादी बीच में आ जाती थी। कई बार तो मेरी माँ मेरी दादी के ऊपर भी चढ़ जाती थी, मेरे दादी को उल्टी सीधी बोलने लग जाती थी सिर्फ मेरे वजह से। मुझे बचाने की वजह से हमेशा मेरी दादी, मेरी माँ की बातें सुनना पड़ता था। एक बार तो ऐसा हुआ था कि मेरी माँ मुझे मारने के लिए आ रही थी और बीच में दादी आ गई और दादी ने बचाने की कोशिश करने लगी और तभी मेरी माँ का थप्पड़ मेरी दादी के गाल पर जाकर के लग गया और उसकी उंगलियां दादी के आंखों में जाकर के धंस गई, जिससे काफी देर तक, कई घंटे तक मेरी दादी के आंखों से आंसू बहते रहे। दोस्तों, यही चीज है वो फ्लाइट में बैठे हुए सोच रहा था और सोच रहा था कि मैं दादी से कितना जल्दी जाकर के मिलूं। जिस दिन वो एमबीबीएस की डिग्री करने के लिए अपने देश से ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, उस दिन उसके दादा दादी उसको अपने बाहों में भर करके काफी देर तक रो रहे थे। उसकी दादी कह रही थी, बेटा, इस घर में तो एक तुम ही थे जो तुमसे मैं कुछ बातें कर लेती थी, जो तुम मुझसे बातें कर लेते थे, हम लोग अपनी जो भी दुख और व्यथा थी आपस में बोल लेते थे, तुमसे कुछ कह लेते थे। अब तो तुम्हारे जाने के बाद हमें सोचने वाला, हमें समझने वाला इस घर में कोई भी नहीं है। जल्दी से जाओ बेटा और अपनी एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट करके वापस आना। तुम्हारे दादाजी भी हमेशा बीमार रहते हैं और जब तुम एमबीबीएस की डिग्री करके आओगे तो सबसे पहले अपने दादाजी का ट्रीटमेंट करना, अपने दादाजी को ठीक करना। और इतना कहते कहते दादी रोने लगी थी और वहीं पर दादाजी भी रोने लगे थे। उसे याद आ रहा था, वो सोच रहा था कि उसके बाद अमन ने कहा अपने दादी से, दादी चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट करके डॉक्टर बन करके आऊंगा और सबसे पहले मैं अपने दादाजी को ही ठीक करूंगा, चिंता मत करो, मत रो। और अमन भी रोने लगता है। जब ये फ्लाइट में बैठे बैठे ये सारी चीजें, सारी बातें अमन सोचता है तो फ्लाइट में ही उसके आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। लेकिन उसे खुशी होती है कि आज मैं जाऊंगा और सबसे पहले अपनी दादी से मिलूंगा, अपने दादा से मिलूंगा। उसे अपने माता पिता की उतनी चिंता नहीं थी, क्योंकि उसके माता पिता से उतना ज्यादा लगाव नहीं था, वो अपने दादा दादी के बिल्कुल करीब था। दोस्तों, इधर जो उसके दादा दादी थे वो अपने बेटे और बहू के साथ रह रहे थे और उसके बेटे बहू उसके साथ ऐसी इस तरह से ज्यादती कर रहे थे जिसको सोचने के बाद ही आदमी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या होता है, बहुत ही दर्दनाक कहानी है, बहुत ही दुख भरी कहानी है। किस तरह से एक माता पिता को उसके ही बेटे, उसके ही संतान दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, उसे ऐसे ही अनाथ छोड़ देते हैं, उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है और उसका पोता उसे आकर के बचाता है। किस तरह से ये कहानी आगे बढ़ती है, क्या होता है इस कहानी में, ये सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा, सारी चीजें आगे जानेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी कहानियां अक्सर मैं इस चैनल पर लेकर के आता रहता हूं, जिसमें परिवार में आपस में घनिष्ठता बढ़े, एक दूसरे को जाने समझे, एक दूसरे से प्यार करें। जो रिश्ते हमारे एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, उन रिश्तों को नजदीक लाने की मेरी कोशिश रहती है। इसलिए इस स्टोरी को लास्ट तक सुनिएगा
इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की तरफ। जब अमन फ्लाइट में बैठ करके और अपने दादा दादी के बारे में सोच रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और इधर उसके दादा दादी के साथ ज्यादती हो रही थी। उसके माता पिता उसके दादा दादी को खाने तक को नहीं देते थे, पूछते तक को नहीं थे। एक दिन जब दादाजी काफी बीमार हो जाते हैं तो उसकी दादी, जिनका नाम लता होता है और उसके दादाजी का नाम अवधेश होता है, लता अपने बेटे से जाकर के कहती हैं, बेटा तुम्हारे पिताजी काफी बीमार हैं और उनको हॉस्पिटल ले जाना है, अपने गाड़ी में बैठा करके थोड़ा हॉस्पिटल लेकर के चले जाओ। तभी उनका जो बेटा, जिनका नाम होता है सुरेश, सुरेश झल्लाता हुआ अपने माँ से कहता है कि तुम लोगों का कोई काम नहीं है, तुम दोनों बूढ़े दिन भर घर में पड़े रहते हो, इंजॉय लेते हो, मौज मस्ती लेते हो, और जब तुम लोग बीमार हो जाते हो तो मेरे पीछे पड़ जाते हो। मेरे पास क्या पैसों के पेड़ लगे हुए हैं जो हर दिन आप लोग बीमार होते रहोगे, हर दिन रोते रहोगे, हर दिन कुछ ना कुछ मांगते रहोगे। मेरे पास पैसे नहीं है और मैं नहीं लेकर के जाऊंगा हॉस्पिटल। इतना कहने के बाद वो मुड़ करके चला जाता है। लता जी वहीं पर बैठ करके रोती रहती हैं और उसके बाद अपने पति से कहती हैं कि चलिए जी, मैं आपको लेकर के चलती हूँ, आपका बेटा आपका बहू आपको नहीं लेकर के जाएंगे। वो अपने पति को लेकर के और नजदीक के सरकारी हॉस्पिटल में लेकर के चली जाती हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं कि किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाकर के अपने पति का ट्रीटमेंट कराएं। वही सरकारी हॉस्पिटल में ले जाती हैं। जब उनके पति का, अवधेश जी का चेकअप होता है तो डॉक्टर कहता है कि इनका बीपी बढ़ा हुआ है, इनका शुगर बढ़ा हुआ है, इनका कुछ दवाइयां मैं लिख देता हूं, इनको रेगुलर दवाइयां दीजिए, नहीं तो इनकी हालत और भी खराब हो जाएगी। लता जी वहां से जो दवा वो लिखता है, वो डॉक्टर भी इन दोनों को जानता था कि इनके बेटे और बहू इनको कुछ भी नहीं समझते हैं, इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, इनके पास पैसे नहीं है, क्योंकि नजदीक ही हॉस्पिटल होता है और वो जो डॉक्टर होता है वो भी जान पहचान का होता है। वो इनसे कहता है कि जो मैंने दवा लिखा है ये बाहर आपको मिल जाएगा, लेकिन ये सरकारी दवाई है, आपको थोड़े से पैसे में ही मिल जाएगा, ज्यादा महंगी दवाई नहीं है, आप लोग जाइए और ले लीजिए। लता अपने पति अवधेश को लेकर के और उस मेडिकल स्टोर पर जाती हैं, दवा ले लेती हैं। सरकारी दवाई थी, कम पैसे में मिल गई थी, जो उनके पास पैसे थे उसी पैसों से मिल गई थी। उनके पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे कि अच्छी दवा ले, जो मिल जाती है उसको ले लेते हैं और लेके घर के लिए चल देते हैं। जैसे ही वो घर के लिए चलते हैं और चौराहे पर आते हैं, ऑटो का इंतजार कर रहे होते हैं, तभी आसमान में बादल गरजने लगते हैं, मूसलाधार बारिश होने लगती है और तभी लता जी कहती हैं कि जल्दी से किसी ऑटो में बैठ जाते हैं, नहीं तो हम लोग बुरी तरह से भीग जाएंगे। एक ऑटो आता है, उसको रुकवाते हैं और उस ऑटो में बैठ जाते हैं और उसमें बैठने के बाद अपने घर के लिए चल देते हैं। जब घर पहुंचते हैं तब तक से बारिश बहुत तेज हो रही थी। वो काफी इंतजार करते हैं कि बारिश बंद हो जाए, लेकिन ऑटो वाला कहने लगता है कि आप लोग उतर जाइए जल्दी से, मुझे भी कहीं जाना है। और वो लोग वहीं पर उतर जाते हैं, क्योंकि ऑटो का जो रोड था, रोड से उनके घर तक जाने के लिए ऑटो का रास्ता नहीं था, वहां पर इनको पैदल जाना होता था। काफी सकरी गली थी, इसलिए वहां पर उतर करके और दोनों पति पत्नी अपने घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। उस सकरी गली से अपने पति को लेकर के और संभालते हुए लता जी आगे बढ़ रही होती हैं। दोस्तों, उसके पति जो अवधेश जी होते हैं, उनके एक हाथ में दवा होती है और एक उसी हाथ में अपना डंडा पकड़े हुए थे अपने आप को संभालने के लिए, और दूसरा हाथ जो था वो अपने पत्नी का हाथ पकड़े हुए थे। और उनकी पत्नी भी ऐसे ही अपने पति का हाथ पकड़ करके उन्हें संभालते हुए और आगे बढ़ रही थी। उन्हें डर था कि कहीं ये फिसलन में फिसल करके गिर न जाए, क्योंकि कुछ दिन पहले वो गिर गए थे, उनकी टांग में काफी चोट आ गई थी, तो 6 महीने तक उनकी दवा चली थी, तब जाकर के बड़ी मुश्किल से ठीक हुए थे। यही इसी डर के मारे वो दोनों पति पत्नी एक दूसरे को बाहों को पकड़ करके और एक दूसरे को संभालते हुए और आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ रहे थे, बरामदे में उनकी बहू बैठी थी और वो बहू जब देखती है इनको तो हंसती है, मुस्कुराती है और अपने पति को बुला करके कहती है, देखो जी, तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिता का इस बुढ़ापे में भी इश्क चढ़ रहा है, अभी बुढ़ापे में भी ये लोग जवान हो रहे हैं। जो लोग जवान लोग नहीं करते हैं वो ये लोग बुढ़ापे में कर रहे हैं। देखो, एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल करके और ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई पड़ोस वाला देखेगा तो क्या कहेगा, हम लोग की नाक कट जाएगी। इस तरह से अपने पति को चढ़ाती है और उसका पति भी आता है तो कहता है, हाँ, इन लोग को शर्म तो है नहीं, ये लोग बेशर्म हो चुके हैं, आने दो, मैं इन लोगों को बताता हूँ। और जैसे ही लता जी और अवधेश जी अपने घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं
उनका बेटा चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, कहता है कि शर्म नहीं आती आप लोगों को, आप दोनों पति पत्नी इस तरह से बाहें डाल करके और आगे बढ़ रहे हैं जैसे कि कोई जवान हो। इतना तो जवानी में भी कोई नहीं करता है। आपको शर्म नहीं है? आपके घर में आपकी बहू है, बेटे जवान हैं, नाती पोते हैं, और आप लोग इस तरह से बाहों में बाहें डाल करके चल रहे हैं। तभी लता जी कहती हैं, बेटा हम लोग खुशी से बाहों में बाहें डालकर नहीं चल रहे हैं, बारिश हो रही है, पैर स्लिप कर जाएगा, गिर जाएंगे। और तुम्हारे पिताजी पिछली बार गिर गए थे तो इन्हें इतनी ज्यादा चोट आई थी कि 6 महीने तक ये बिस्तर पे पड़े, इसलिए हम एक दूसरे को संभाल करके बढ़ रहे थे। मैंने तो तुम्हें सुबह ही कहा था कि अपने पिताजी को ले जाकर के हॉस्पिटल में दिखा दो, लेकिन बेटा तुम्हारे पास तो अपने माँ बाप के लिए समय ही नहीं है, तो किसी तरह से मैं तो इनको संभाल करके ले ही जाऊंगी। और तुम लोग जो सोच रहे हो, जो तुम्हारी पत्नी तुम्हें कह रही है, वही बातें तुम करते हो। दूसरे दिन बहू अपने पति से कहती है कि देखो, तुम्हारे माता और पिता को अब मैं नहीं संभाल सकती हूँ, मैं इन लोगों को बैठा करके और खाना नहीं खिला सकती हूँ, इन लोगों को कुछ करना तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ बैठ करके मौज मस्ती करना है, रंगरेलियां मनाना है, एक दूसरे के बाहों में बाहें डाल करके घूमना है, हंसना है और बातें करना है, और समय से इन लोगों को भोजन भी चाहिए। मेरे बस की बात नहीं है, मैं इन लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। ये अच्छा यही होगा कि इनको या तो कहीं ले जाकर के छोड़ दो, नहीं तो किसी वृद्धाश्रम वगैरह में डाल दो, इनको यहाँ से हटाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि मैं अब इनके लिए कुछ नहीं करने वाली हूँ। जो उसका पति होता है कहता है कि मैं भी यही सोच रहा हूँ, मैं भी सोच रहा हूँ इन लोगों को कहीं ना कहीं हटा दिया जाए, ये भी हम लोगों के लिए ये लोग सिरदर्द ही बने हुए हैं। और दोनों पति पत्नी बातें करते रहते हैं। तभी वो डिसाइड करता है, कहता है कि देखो, इस तरह से मैं इनको दिल्ली में लेकर के जाऊंगा और वहां पर ले जाकर के इनको छोड़ दूंगा। दोनों पति पत्नी पूरा प्लान बनाते हैं और उसके बाद अपने पिता और माँ के पास जाता है और कहता है कि माँ, मैं पिताजी को सोच रहा हूँ कि एक बड़े से हॉस्पिटल में ले जाकर के दिखा दूं। दिल्ली में मेरा एक दोस्त है और एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पर ले जाकर के इनको दिखा दूं। हर बार की बार बार की इनकी टेंशन हमेशा दिखाना, और हमेशा तुम भी परेशान रहती हो और पिताजी भी परेशान रहते हैं, तो एक ही बार दिल्ली में ले चल के कुछ थोड़े बहुत मेरे पैसे जो खर्चा होंगे खर्चा होने दो, एक बार पिताजी का बढ़िया से ट्रीटमेंट करवा देते हैं कि पिताजी ठीक हो जाए। जब उसकी माँ लता जी उसकी बातें सुनती है और उसके पिता अवधेश जी जब अपने बेटे की बातें सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि वो बेटा जो यहाँ पर बगल के हॉस्पिटल तक तो लेकर के जाता नहीं है, अगर 10 रुपए 20 रुपए अगर कुछ खाने के लिए मांगे तो देता नहीं है, और ये दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल में ले जाकर के ट्रीटमेंट कराने की बात कर रहा है। दोनों काफी अचंभित होते हैं और दोनों पति पत्नी लता जी और अवधेश जी दोनों एक दूसरे को देख करके और सोचते रहते हैं कि आखिर क्या हो गया, क्यों मेरा बेटा और बहू इतना जल्दी बदल गए, क्या इनके अंदर कौन सा सुविचार आ गया, कितना इनका ज्ञान बढ़ गया कि अब ये पिता के और माँ के लिए इतना ज्यादा सोचने लगे। तभी माँ जो लता जी है कहते हैं कि अपने पिता से अपने पति से कहती हैं अवधेश जी से कि हो सकता है बेटे के अंदर कुछ सद्बुद्धि आ गई हो और वो आपको अच्छे से ट्रीटमेंट कराना चाहता है, तो इसमें क्या बुराई है, चलिए चलते हैं इसके साथ में ट्रीटमेंट करवा लीजिए। जो उनका लड़का होता है कहता है कि कल ही चलो, मैं रिजर्वेशन करा चुका हूँ, एक दो कपड़े वगैरह अपना रख लो और कल चलते हैं, अपॉइंटमेंट मैंने ले लिया है, कल यहाँ से निकलेंगे और परसों वहाँ परसों का अपॉइंटमेंट है, परसों चलकर मैं अच्छे से ट्रीटमेंट करवा दूंगा पिताजी का, और उसके बाद एक दो दिन हम लोग को हो सकता है वहां रुकना पड़े और घर आ जाएंगे, उसके बाद इधर उधर की झंझट खत्म हो जाएगी। उसके माता पिता काफी खुश होते हैं कि चलो बेटे के अंदर सद्बुद्धि आ गई, और फिर वो लोग अपना कपड़ा वगैरह रख करके तैयार हो जाते हैं। अगले दिन दिल्ली के लिए वो दोनों पति पत्नी अपने पिता और माता को लेकर के, लता जी और अवधेश जी को लेकर के, और दिल्ली के लिए ट्रेन से चले जाते हैं। दिल्ली पहुंचते हैं तो दिल्ली के एक ऐसे बड़े हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं, जहां पर देखने के बाद लता जी उसकी बिल्डिंगों को देख करके उनकी आंखें चौधिया जाती है। वहां पर नर्सेज डॉक्टर्स घनेरों इधर से उधर घूम रहे थे, बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल था। उसे देख करके उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि इतने बड़े हॉस्पिटल में मेरा बेटा लेकर के आया है ट्रीटमेंट कराने के लिए, देखो कितना बड़ा इसने काम किया है, हम तो सोच भी नहीं सकते कि इतने बड़े हॉस्पिटल में ले आकर के अपने पिता का ट्रीटमेंट कराएगा, लेकिन जरूर ये बहुत सुधर गया है और ये अब माता पिता के बारे में सोचने लगा है। और यही सोच करके लता जी और अवधेश जी की आंखों में आंसू बहने लग जाते हैं कि अब बेटा हमारा सही रास्ते पर आ गया है। तभी वहां पर उस हॉस्पिटल के अंदर लेकर के जाता है और वहां पर एक पीपल का पेड़ होता है हॉस्पिटल के अंदर, वहीं पर ले जाकर के अपने माता पिता को
वहीं पर बैठाता है, कहता है कि आप लोग यहाँ पर 2 मिनट बैठ जाइए, मैं अपने दोस्त से जाकर के मिलता हूँ। और वो डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट हैं आपके, वो कहाँ पर बैठते हैं, उनका चैम्बर किधर है, वो पता करने के बाद मैं आप लोगों को लेकर के जाता हूँ। अपने माता पिता को वहीं पर बैठा देता है और उसके बाद दोनों पति पत्नी वहां से निकल जाते हैं और इन दोनों को वहां पर छोड़ करके ये लोग बाहर आ जाते हैं। माता पिता वहां पर सुबह से लेकर शाम तक इंतजार करते रहते हैं कि हमारे बेटा और बहू गए हैं डॉक्टर के पास उनका पता करने के लिए, हमारा ट्रीटमेंट करवाने के लिए। लेकिन शाम तक जब दोनों पति पत्नी नहीं आते हैं तो लता जी और अवधेश जी की आंखों में आंसू बहने लगता है। दोनों पति पत्नी बैठ करके रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि देखो, हमारे बेटा और बहू ने प्लान बनाया था, हम लोगों ने बिल्कुल सोचा नहीं, एक माँ बाप का जो कलेजा होता है, दिल होता है, कि अपने बेटे की जो छल कपट को भी नहीं महसूस कर पाते, नहीं जान पाते हैं, वही हमने नहीं जान पाए। ये हमारे साथ छल कर गया, हमें यहाँ पर ले आकर के हम लोगों को भीख मांगने के लिए छोड़ करके और ये दोनों चले गए, ये इसीलिए लेकर के आए थे। और दोनों पति पत्नी बैठ करके काफी देर तक रोते रहते हैं। लता जी के पास थोड़े कुछ पैसे थे, उससे जा करके बगल में एक होटल था, उस होटल से चाय ले आती हैं और दोनों पति पत्नी बड़ी मुश्किल से चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद दोनों एक दूसरे के गले लग लग करके रोते रहते हैं, काफी देर तक रोते रहते हैं। वहीं पर किसी भी तरह से एक झोपड़ी टाइप का रहता है, वहीं पर जा करके वो रुकते हैं और वहीं पर दोनों आपस में बातें करते रहते हैं। जो होटल होता है उस होटल वाले के पास जाते हैं दोनों पति पत्नी और लता जी कहती हैं कि देखो बेटा, मेरे पति काफी बीमार हैं और मैं इनका दवा करवाने के लिए आई हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, अगर तुम चाहो, कुछ काम करवाना चाहो, तो मैं तुम्हारे होटल का सारा काम जो भी कहोगे वो सब मैं करूंगी, लेकिन मुझे हम दोनों पति पत्नी के लिए कुछ खाने पीने के लिए दे देना। वो होटल वाला कहता है ठीक है, आप यहाँ पर जितने बर्तन हैं ये पूरे बर्तन को धो दीजिएगा और बर्तन धोने के बाद इसमें थोड़ा सा पोछा वगैरह मार दीजिएगा, मैं आप दोनों को खाना पीना दे दूंगा। दोस्तों, लता जी और अवधेश जी उसी होटल में काम करने लग जाते हैं, झाड़ू पोछा करने लग जाते हैं, क्योंकि उनके बेटे और बहू ने तो उन्हें भीख मांगने के लिए छोड़ करके चले गए थे। उस रात दोनों वहां पर झाड़ू पोछा करते हैं और उस रात खाना खाते हैं। इधर जो अमन होता है उसी दिन उस हॉस्पिटल में पहुंच गया होता है। सुबह जब हॉस्पिटल में वो पहुंचता है तो जब अपने केबिन में जाता है, जब ज्वाइनिंग करता है, पूरे सुबह से लेकर के शाम तक पेशेंटों को देखता है। जितने भी पेशेंट होते हैं अमन की बातें और अमन का ट्रीटमेंट देख करके सब खुश होते हैं और सब कहते हैं कि बहुत अच्छा डॉक्टर यहाँ पर आ गया है, ये बहुत अच्छी, इसकी बातचीत भी बहुत अच्छी है, इसके संस्कार भी बहुत अच्छे हैं, हर पेशेंट से बहुत ही खुशी खुशनुमा बात करता है, खुश होकर के बात करता है, लगता ही नहीं कि इतना बड़ा डॉक्टर है। और अमन सुबह से लेकर शाम तक पेशेंट को देखता है। जब शाम को पेशेंट से खाली होता है तो फिर जब वो अपनी कार लेकर के बाहर निकलता है तो बाहर निकलते ही वो जो होटल को देखता है तो उसे लगता है कि उस होटल में उसकी दादी माँ है जो पोछा मार रही है और बगल में उसके जो दादा हैं वो वहां पर बैठ करके एक छड़ी लेकर के बैठे हुए हैं। लेकिन फिर अमन सोचता है कि नहीं, मेरे दादी माँ और दादा यहाँ पर किस लिए आएंगे, वो लोग तो अपने घर पर होंगे, कोई और होगा। वो कार लेके आगे बढ़ता है, लेकिन फिर उसके में दिमाग फिर ठनकता है और फिर वो कार को वापस लेकर के आता है। वापस लेकर के उस होटल के पास जैसे ही आता है तो अपनी कार से निकल कर होटल में घुसता है तो देखता है कि वो दादी ही माँ थी उसकी। दादी माँ को देख करके वो, उसकी आंखों से आंसू बहने लगता है, दौड़ करके अपने दादी माँ के नजदीक जाता है। उसकी दादी माँ जैसे ही उसको देखती है वो दूर से ही चिल्लाता है दादी माँ। और दादी माँ पोछा मारते हुए जब अमन को देखती हैं, पोछा छोड़ करके भाग करके और जा करके अमन के गले में लग जाती हैं और जोर जोर से फूट फूट करके रोने लगती है। तभी दादाजी भी उठ करके और आते हैं और अपने पोते के साथ पोते के गले में लग जाते हैं। दोनों दादा और दादी अपने पोते के गले लग करके काफी देर तक रोते हैं। अमन कहता है दादी माँ, आप यहाँ कैसे, ऐसा क्या हुआ कि आप यहाँ पर आकर के पोछा मार रही हैं, क्या हुआ आपके साथ, किसने किया ऐसा। वो बेचैन हो जाता है, व्याकुल हो जाता है अपनी दादी और दादा को इस तरह से देख करके। तभी उसकी दादी सारी चीजें, सारी वृतांत अमन को बता देते हैं। अमन के भौहें चढ़ जाते हैं, उसकी आंखें लाल हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और वो अपने माता पिता को कोसने लग जाता है और कहता है कि इसका तो मैं अपने माता पिता से इसका तो निष्कर्ष मैं निकालूंगा है, इसका फल तो उन लोगों को भोगना ही पड़ेगा
मेरे दादा दादी को आज इस होटल में ले आकर के एक नौकर बना दिया। इस बुढ़ापे में जब बेटे और बहू को सेवा करना चाहिए था, तो यहाँ पर इन लोगों ने मेरे दादा दादी को छोड़ दिया। इसका तो मैं फल फल बहुत जल्दी निकालूंगा। और काफी गुस्सा हो जाता है। अपने दादा दादी को वहीं पर होटल में लेकर के जाता है और होटल में रखता है और कहता है आप लोग यहाँ पर बैठिए। एक नौकर को लगा देता है, कहता है मेरे दादा दादी का ख्याल रखना, सुबह से लेकर शाम तक खाना पीना। और एक और नौकर को लगा देता है, कहता है मेरे दादा दादी का सेवा करना, हाथ पैर दबाना, सारा तेल मालिश करना, पूरे शरीर का सेवा सत्कार करना है। एक जो एक लेडीज होती है उसको भी अपने दादी के साथ लगा देता है, कहता है कि जो भी पैसा तुम्हें चाहिए मैं दूंगा, लेकिन मेरे दादी को खूब अच्छे से नहला धुला करके एकदम सेवा करना। मैं एक दिन के बाद आता हूँ। वो सीधे वहां से घर चला जाता है अपने दादा दादी को यहाँ पर छोड़कर, और अपने दादा दादी को कहता है कि एक दिन और रुक जाइए दादा दादी, मैं सारी चीजों का निर्णय करके और आता हूँ। और वो घर जाता है। जैसे ही वो घर जाता है तो उसके पिता और माँ दोनों देख करके खुश हो जाते हैं अपने बेटे को, अपने बेटे के गले लग जाते हैं और कहते हैं बेटा बहुत दिनों के बाद आए हो। तभी अमन कहता है कि पिताजी बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिल करके, और मैं चाहता हूं कि कल आप लोगों को थोड़ा विदेश घुमा करके लेकर के आ जाऊं। उसके माता पिता काफी खुश होते हैं कि चलो बेटा मेरा विदेश घुमाने के लिए लेकर के चल रहा है। अगले दिन अपने माता पिता को लेकर के एयरपोर्ट पे पहुंच जाता है और एयरपोर्ट पर छोड़ देता है और छोड़ करके निकल जाता है। कहता है मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, और एयरपोर्ट पर अपने माता पिता को बैठा करके निकल जाता है और शाम तक नहीं आता है। जब शाम होता है तो एयरपोर्ट पे पहुंचता है। जैसे ही पहुंचता है तो देखता है कि उसके माता पिता रो रहे होते हैं। उसके माता पिता कहते हैं बेटा तुम कहाँ छोड़ करके चले गए थे, हम लोग तो काफी परेशान हो गए थे, हम लोग तो रो रहे थे कि हम लोग को ऐसे छोड़ करके बेटा हम लोग के चला गया। तभी अमन कहता है कि आप लोगों को शर्म नहीं आई, मैं तो आप लोगों को थोड़ी देर के लिए छोड़ करके गया था, मुझे आना ही था। और आप लोगों ने जो दादा दादी को दिल्ली में ले जाकर के हॉस्पिटल में छोड़ करके आ गए, भीख मांगने के लिए उन बूढ़े व्यक्तियों को छोड़ करके आ गए, उस टाइम आप लोगों को थोड़ा भी शर्म नहीं आया। जैसे ही वो ये बोलता है उसके जो माता पिता होते हैं उनकी आंखों से आंसू बहने लग जाता है। वो दोनों जमीन पर बैठ जाते हैं और कहते हैं बेटा मुझसे बहुत गलती हो गई। तभी वो अपने जाता है और अपने दादा दादी को लेकर के वापस आता है। और जैसे ही दादा दादी आते हैं, दादा दादी के पैरों पर उसके बेटे और बहू गिर जाते हैं और कहते हैं कि माफ कर दीजिए, हम लोगों से भूल हो गई, हम लोग रास्ता बिछड़ गए थे, हम लोग के रास्ते अलग हो गए थे, हम लोग कुछ गलत सोच लिए थे, हम लोगों से भूल हो गई है, इसको माफ कर दीजिए। अमन कहता है कि आप लोगों की गलती माफी के लायक नहीं है, आप लोगों को तो सजा मिलना चाहिए, लेकिन आप मेरे माँ बाप हैं, इसलिए मैं आपका बेटा हूँ, इसलिए आपको सजा नहीं दे सकता हूँ। अगर मेरे दादा दादी आप लोगों को कर देंगे तभी माफी होगी, नहीं तो मैं आप दोनों को यहीं पर एफआईआर करके जेल में भेजवाऊंगा। दोस्तों, वो अपने दादा दादी जो होते हैं, जो उन दोनों के माता पिता होते हैं, उनके दोनों पैरों पर गिर जाते हैं, कहते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, हमसे भूल हो गई, हमसे गलती हो गई, हम लोग अज्ञानतावश आपके साथ बहुत बुरा कर गए। तभी उसके माता पिता अपने बेटे और बहू को ऊपर उठाते हैं, कहते हैं बेटा गलती जो तुमने किया, अगर तुम्हें महसूस है कि तुमने गलती किया तो हम दोनों माफ कर रहे हैं तुम्हें। अमन जब देखता है तो अपने दादा दादी को कहता है कि आप लोग इन लोगों को इतना जल्दी माफ मत करिए, इन्होंने जो काम किया है ये माफी के लायक नहीं है। लेकिन तभी दादाजी और दादी लता जी कहती हैं कि बेटा जाने दो, अपना परिवार है, तुम्हारे माता पिता हैं और हमारे तो संतान है। बेटा अगर लात मारता है तब भी माँ को चोट लगने के बावजूद माँ उसको सहलाती है और उसे पुचकारती है, कहती है बेटा कहीं तुझे तो चोट नहीं लग गया है। तो मैं इसको कैसे, ये मेरा बेटा है, इसको मैं कैसे त्याग सकती हूँ। ये बेशक हमको दुख दे देगा, तकलीफ दे देगा, लेकिन माँ तो माँ होती है। माँ ने तो 9 महीना इसको पाला हुआ है, पेट में रखा हुआ है, कैसे मैं इसको छोड़ सकती हूँ। मैंने इसको माफ कर दिया। अवधेश जी भी कहते हैं कि मैंने भी माफ कर दिया, आगे से ऐसी गलती नहीं करना। तभी अमन अपने माता पिता से कहता है कि अगर दोबारा फ्यूचर में, भविष्य में कभी भी आप लोगों ने मेरे दादा दादी के साथ कोई भी गलत किया तो उस समय अब दादा दादी माफ नहीं करेंगे, और मेरा बिहेव आप लोगों के साथ बहुत गलत होगा। अगर आप माँ बाप बने रहना चाहते हैं और आप बेटे की को इज्जत देना और बेटे से इज्जत पाना चाहते हैं तो वैसे ही अपने पिता के साथ भी आप लोगों को करना पड़ेगा। दोस्तों, इसके बाद सारे मिल जाते हैं और मिल करके फिर अपने घर जाते हैं और खुशी पूर्वक रहने लग जाते हैं। दोनों जो बेटे और बहू होते हैं
अब से अपने माँ लता जी का और अवधेश जी का काफी इज्जत करने लगते हैं, काफी सेवा करने लगते हैं। जो बहू होती है, जो जो वो अपने सास लता जी का हमेशा सेवा सत्कार में लगी रहती है। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद जो अमन होता है, अमन की भी काफी धूमधाम से शादी होती है। और जो बहू आती है, वो अपने दादा दादी को जिस तरह से अमन चाहता था, जिस तरह से अमन प्यार करता था, अमन ने अपनी पत्नी को सिखाया था कि मेरे दादा दादी मेरे भगवान हैं, और इनको जब तक मैं देखता नहीं हूँ मेरे कलेजे में ठंडक नहीं मिलती है। तुम्हें अगर मुझसे इज्जत पाना होगा और मेरे साथ पूरी जीवन खुशमय बिताना होगा, तो मेरे दादा दादी जब तक जिंदा है तब तक इनको इज्जत देते रहना, इनको प्यार मोहब्बत करते रहना। और वो जो बहू आई होती है, अपने दादा दादी को खूब इज्जत करती है, काफी इज्जत से रखती है और उनका हर सेवा सत्कार करती है। इस तरह से परिवार काफी खुशी पूर्वक रह रहा होता है। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? एक पोता जिसने अपने ही माता पिता को सीख दी। तो इसलिए कहा जाता है ना कि अगर माता पिता गलत होंगे, अगर तब भी अगर बेटे के अंदर अगर पोते के अंदर संस्कार होगा, तो वो अपने माता पिता को भी समझा लेता है। आपको कहानी अगर अच्छी लगी होगी, अगर कुछ भी इसमें सीखने को मिला होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।